आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो देखिए, बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। इसी बीच भोपाल की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव में हार को लेकर मंथन चल रहा है। हार को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी बैठक, जिसमें सीएम प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में अन्य पदाधिकारियों की भी मौजूदगी है। और ऐसे में देखिए, ये बैठक जारी है और बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, क्योंकि इस हार ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए। क्योंकि देखिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया और ये एक बड़ी वजह भी माना जा रहा। हमने देखा किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जो है काफी नाराज दिखाई दिए, उनके समर्थकों में काफी गुस्सा था और कार्यकर्ता भी काफी गुस्सा थे और जिस तरीके से वो मंच पर भावुक हो गए थे, उसका भी एक असर कहा जा रहा। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार जो है इस सीट पर पिछली बार भी चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन जिस तरीके से अब इस बार उम्मीदवार को बदला गया, कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, उसके बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रखे हैं। कई जगहों पर ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के संगठन में समझदारी और आपस में तालमेल नहीं है। ऐसे भी सवाल उठे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं संगठन में मौजूद तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी जो तालमेल की स्थिति है वो इस वक्त ठीक नहीं चल रही और उसका असर चुनावों में देखने को मिला है। लेकिन कई बड़ी वजह हैं जो इस चुनाव के पीछे सामने आई हैं, जो कि हार का कारण मानी जा रही है। सरस्वती चंद्र मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सरस्वती, ये बैठक जारी है, इस बैठक में सीएम प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है, क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हार क्यों मिली है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, तो क्या स्थिति नजर आती हुई, क्या लगता है कि क्या वजह रही इस बार बीजेपी की हार को लेकर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की दतिया सीट हाई प्रोफाइल सीट थी और यहाँ पर कयास तभी से लगाए जाने लगे थे तब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था। लोगों में ये था, वहाँ की जनता की दतिया की जनता ये चाहती थी कि फिर से नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा ने तैयारी कर ली थी, उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर एक संघ से आए हुए व्यक्ति को दे दिया गया जो स्थानीय प्रत्याशी नहीं था। इसे लेकर चूंकि नरोत्तम मिश्रा वहां से लगातार जीतते चले आ रहे थे, पिछली बार जरूर वो हार गए थे, 6 बार के विधायक थे, तो उन्होंने एक मैसेज सीधे तौर पर तो बगावत नहीं की, लेकिन जो उनके आंसू छलके थे उनका सीधा तौर पर फायदा कांग्रेस को हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। और उनके जो समर्थक थे, हमने देखा कि उन्होंने तोड़फोड़ की, चक्का जाम किया और समर्थक जो है नरोत्तम मिश्रा के टिकट की मांग कर रहे थे। ये घटनाक्रम था, तो उसी को लेकर जब पार्टी हारी दतिया उपचुनाव, तो उसके बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया। संगठन के पदाधिकारी सीएम हाउस गए, सीएम निवास में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक के लिए और एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो वहां का आकलन कर ये रिपोर्ट अलग अलग समितियों से बात करेगी और उसके बाद ये फैसला लेगी कि आखिर गलती कहाँ हुई है, बितरघात कहाँ हुआ है, किन लोगों ने समर्थन नहीं दिया है। जी बिल्कुल सरस्वती, और देखिए इसको लेकर ये एक बैठक भी चल रही है, समीक्षा बैठक का। लेकिन साथ ही सरस्वती, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जो है दतिया का चेहरा है। 2023 में हालांकि जब उनको मिली थी सीट यहाँ से, तब तो उस वक्त भी वो चुनाव हार गए, तो इस बार ये बड़ा मुद्दा क्यों बनता होगा? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल 2023 में जब वो चुनाव हारे थे और अब अभी 2026 है, लेकिन चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में थे। उनको जो हार के कारण थे उन्होंने समीक्षा की और वो लगातार वहीं पर डटे रहे थे। तो उनको ये उम्मीद थी, जैसा कि उन्होंने जैसे ही राजेंद्र भारती जो कि कांग्रेस कैंडिडेट थे, उनको एक बैंक फ्रॉड के केस में दोष सिद्ध हुआ, 2 साल की सजा हुई, उसके बाद वहां पर बाई इलेक्शन हुए और तभी से जब से बाई इलेक्शन थे तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा ने और जोरदार तैयारी शुरू कर दी थी। अपने जो पासे हैं वो बिठाए रखना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनको झटका तब लगा जब टिकट काट दिया। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जो सेंटीमेंट्स जो उन्होंने सामने जनता के कहे वो बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के नेगेटिव गए, क्योंकि लोगों को ये लगा कि एक जो गृह मंत्री रहा है, जो 6 बार का विधायक रहा है, भली हार गया हो, लेकिन फिर उन्होंने जो है
दोबारा जनता के बीच गया, मनाने की कोशिश की, तो एक सिंपैथी बिल्कुल सरस्वती। और देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में तो ये हम शुरू से ही देख रहे हैं किस तरीके से जो भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उनका टिकट काट दिया जाता है। अब शिवराज सिंह चौहान को ही देख लीजिए, उनको वापस से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उस पर भी बहुत सी बातें होनी शुरू हुई थी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती। तो देखिए दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान है, जिसमें उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष का केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप है। ये लोग ईवीएम में छेड़छाड़ करते हैं, ये बात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई। तो देश और राज्य की जनता अब बदलाव की तलाश में है, तो उमंग सिंघार जो है ये बातें कहते हुए नजर आए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने दतिया उपचुनाव के नतीजों पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पिछले 22 सालों में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। आज भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, दलितों और आदिवासियों को उनकी जमीनों पर घोर अत्याचार का सामना भी करना पड़ रहा, जनता और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग भी किया जा रहा। तो देश और राज्य की जनता अब बदलाव की तलाश में है, और वही बदलाव का नतीजा इस बार देखने को मिला कि दतिया में कांग्रेस का नेता चुना गया है, कांग्रेस उम्मीदवार चुना गया है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि सरकार अपने 22 साल के जो वादे हैं उस पर खरे नहीं उतर पाई। आज भी किसानों को खाद नहीं मिलती, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, आकांक्षी नाम दे दिया बेरोजगार युवाओं को। यही स्थिति दलित आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही, अत्याचार हो रहे उन पर। जुमलेबाजों की बात करती, ये 5 साल के अंदर एक बार लाभ पहुंचाने की बात करते, लाडली भेजना, लेकिन 5 साल आप भूल जाते हो। क्या 5 साल में एक बार लाडली बहना को अगर 1500 दे दिए, 2000 दे दिए, 4000 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल आप आपके हिसाब से चलाओगे? जनता का जो पैसा है, टैक्स है, उसका दुरुपयोग हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें हैं और कहीं ना कहीं इनसे जनता दूर होती जा रही। यही स्थिति आपने देखा कि बिहार में हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाया भाजपा के। क्या एक तीसरी पार्टी जो आज खड़ी हो, तो मैं समझता हूं कि एक देश हो, प्रदेश हो, एक बदलाव की सोच रख रहा है। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री की किसानों के साथ बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बैठक की है। एथेनॉल राष्ट्रीय कृषि नीति को लेकर चर्चा की है। फ्यूचर मार्केट पर भी मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई। तो देखिए किस तरीके से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय कृषि नीति को लेकर ये चर्चा हुई है, उसके बाद से जो भी फ्यूचर मार्केट है उसके तलाश को लेकर ये बैठक में चर्चा की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ ये बैठक। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई है। और वहीं मंडला में 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाल व्यवस्था के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस लापरवाही से एक युवक की मौत हुई और प्रसूता से अवैध वसूली का मामला भी सामने आया। प्रदर्शनकारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दोषियों पर एफआईआर और व्यवस्था में सुधार की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम के संज्ञान के बाद भी मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे गंभीर मुद्दा 108 एम्बुलेंस से शुरू हुआ है कि 4 दिन पहले 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक नवयुवक की जान चले गई है। और अभी एक और वीडियो वायरल है जिसमें गर्भवती महिला से, आदिवासी अंचल है हमारा मंडला जिला, ऐसे जगह पे 2500 से 3000 रुपए की वसूली की गई है। मीडिया में संज्ञान में आने के बाद भले ही उसका पैसा वापस कर दिया गया है, लेकिन ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें जो अपन हम तब तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा भले ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने इसको संज्ञान में लिया है, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्रवाई होते दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी तक जो कोऑर्डिनेटर हैं उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, ना तो एफआईआर हुई है। और वहीं सिवनी के बरघाट लामटा क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बने नर बाघ का आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। करीब 2 महीने चले अभियान में 60 वनकर्मी, एआई कैमरे और हाथियों की मदद से बाघ की पहचान और ट्रैकिंग की गई। स्वास्थ्य परीक्षण में 9 वर्षीय 240 किलोग्राम वजनी बाघ पूरी तरह स्वस्थ पाया गया।
आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे सुरक्षित रूप से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल भेज दिया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वहीं शहडोल में वन विभाग ने चीतल के शिकार और उसका मांस रखने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम सल्टा में छापेमारी के दौरान पका हुआ चीतल का मांस और एक सिंग बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने शिकार की बात स्वीकार की, जिसके बाद से उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भी भेज दिया गया। और वहीं बड़वानी के ठिकरी थाना क्षेत्र में कथित प्रेम प्रसंग के आरोप में महिला और एक पुरुष के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि महिला के पति, देवर और कुछ अन्य लोगों ने हाथ बांधकर दोनों को गांव में घुमाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया। मामले की जांच भी शुरू कर दी। महिला ने पति पर शराब पीकर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप भी लगाए गए। बरूभाटा से जो 100 डाल रहती है 112 मोबाइल को सूचना मिली थी। तत्काल जो है ठीकरी पुलिस द्वारा जाके वहाँ बरूभाटा के स्थित पास में गांव में गए थे। यहाँ पर महिला व पुरुष को जो है महिला के परिजनों द्वारा अवरुद्ध करके रखा गया था। तो पुलिस द्वारा जो है उनको वहाँ से तत्काल छुड़वाया गया और बाद में ग्रामीणों को, उनके परिजनों को समझाइश देके उसे थाना लाया गया। फिर थाने में जो है महिला अधिकारी द्वारा उससे पूछताछ की गई तो महिला द्वारा बताया कि उसका पति जो है, उसकी शादी को 15 साल हो गए हैं और उसके पति जो उसके साथ शराब पी के मारपीट करता था। तो उन्हीं का रिश्तेदार है जो लड़का उनके साथ पकड़ा गया था, वो उस महिला के प्रेम प्रसंग और महिला की रिपोर्ट पर जो है थाना ठीकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और वहीं रायगढ़ के नागरा मुड़ा इलाके में प्रस्तावित कोयला परियोजना को लेकर एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई। जंगल क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं कांग्रेस विधायक का आरोप है कि सीएम साय आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की बजाय कठपुतली बनकर ही रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ में कोयला परियोजना को लेकर विरोध तेज। पेड़ कटाई के विरोध में उतरे ग्रामीण। पेड़ काट रहे मजदूर मशीन लेकर भागे। जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की बजाय सीएम कठपुतली बने। देखिए कैसे पेड़ काट रहे मजदूर भाग रहे हैं। कहीं कैमरे में चेहरा ना दिख जाए, कहीं उनकी करतूत कैमरे पर रिकॉर्ड ना हो जाए, इस डर से न्यूज इंडिया का कैमरा पहुंचते ही पेड़ कटाई कर रहे मजदूर भाग खड़े हुए। वहीं अधिकारियों की दलीलें ग्रामीणों के तो गले नहीं उतर रही हैं। मैं चाहूंगा इधर पीछे दिखा दीजिए कि मीडिया को देखते ही अपना अपना औजार लेकर यहाँ पे भगना शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर इसी प्रकार के इनका खेल चलता है। सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पे 5 बजे तक काटते हैं। जब ग्रामीण आते हैं या कि कोई मीडिया आती है तो उसके पहले 9, 2, 11 हो जाते हैं। कुल मिला के कहीं न कहीं जो ठेकेदार हैं इस प्रकार जंगल का काटने का ठेका लेकर कटिंग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हमेशा हर मामले में उसमें रहता ही है। वन विभाग के बिना कोई पेड़ नहीं काट सकते। उसमें जो भी काट रहे हैं रेंजर साहब को हम लोग सूचित करते हैं और रेंजर साहब के द्वारा इसको काम किया जाता है। पेड़ तो उठाना तो पड़ेगा जब काटे तो जब पेड़ कट रहे तो वन विभाग आ रहे हैं, जब पेड़ कटने का जब समय आता है तब उस समय भी तो वन विभाग का टीम ही रहता है। उस समय भी वन विभाग का टीम ही रहता है। पूरा टीम, हम लोगों का टीम उधर मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है जिस जंगल पर उनकी आजीविका, संस्कृति और परंपराएं निर्भर हैं, उसी क्षेत्र में भारी मशीनों के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही है। बड़े पैमाने पर की गई कटाई से क्षेत्र के पर्यावरण, भूजल, वन्य जीवों और वन उपज पर निर्भर हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। यदि पेड़ों की कटाई नहीं रोकी गई और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हमारा काम ना शासन प्रशासन कंपनी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो इसीलिए आप लोग आए तो आपके माध्यम से कम देश में ये मैसेज जाए कि यहाँ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इस वजह से हम लोग दौड़ के आ गए आपके पास। नागरा मुड़ा समेत कई इलाकों में पेड़ कटाई के खिलाफ विधायक ने साय सरकार को निशाने पर लिया है।
विधायक ने सीएम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा, टारगेट बनाकर अडानी, अंबानी, जिंदल जैसी इंडस्ट्रीज की कंपनियां इन इलाकों में स्थापित हो रही हैं और सीएम आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ने की बजाय कठपुतली बनकर रह गए हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जब से उनकी सरकार बनी है, आप कहीं पर स्टैंड लेते देखे, आदिवासियों के लिए बोलते देखे कि मैं आज आदिवासियों के लिए ये कर रहा हूँ, मैं आदिवासियों का जंगल बचाऊंगा, मैं अपने आदिवासी भाइयों के लिए लड़ूंगा, ऐसे कहीं आप कहीं पर भी बाइट में देखे हैं, सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो आज जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो क्या एक कठपुतली बन के रह गए हैं? कंपनियां अपने फायदे के लिए पेड़ कटवा रही हैं, जबकि सरकार और शासन प्रशासन पेड़ कटाई से मुंह फेरे हुए है। ऐसे में सरकार को कोयला परियोजना के लिए ग्रामीणों के आंदोलन पर ध्यान देने की खास जरूरत है। इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जिंदल लगातार फोर्स लेकर आता है और यहाँ से जंगल को काट के करीबन यहाँ पे लाखों पेड़ को यहाँ पे बलि चढ़ा दी जाती, सिर्फ मात्र वही कोयला के लिए प्लांट के लिए। यहाँ पे लगातार तमनार के गांव अंदर घुसकर लगातार जिंदल ये जल, जंगल, जमीन छीनने का काम कर रहा है, जिससे यहाँ से ग्रामीणों का पेट चलता था, उसी पेट को यहाँ पे जिंदल और सरकार मिलकर यहाँ पे ग्रामीणों को खेदने में लगे हुए। अब देखना होगा कि जो पेड़ कट रहा है इसमें शासन प्रशासन का योगदान रहता है या उसको रोकने का कदम कुछ उठाएगी और उसमें कार्रवाई करेगी। अब न्यूज़ इंडिया में खबर चलने के बाद अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार इसमें कितना एक्शन लेती है। आप तब तक बने रहिए, न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। कैमरामैन प्रतीक सिंगर के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायगढ़। और वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नगर पंचायत मरवाही में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नगर पंचायत मरवाही की तस्वीर इन दिनों बिल्कुल भी उलट नजर आती है। नगर के प्रमुख स्थल पर लगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में दरारें आने और मरम्मत नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं कई वार्डों में खुली नालियां हादसों का कारण बन रही हैं और ऐसे में जिससे कि बुजुर्ग, बच्चे, राहगीरों को खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तत्काल सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की है। पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं और बीजेपी के प्रमुख नेता रहे हैं और सरकार बीजेपी की है, और जिस तरह से कटघोरा में देखा गया कि वहाँ भी इस तरह प्रतिमा खंडित थी और ये मरवाही में भी देखा गया, मैं इसके पूरे जिम्मेदार प्रशासन को मानता हूँ, खासकर यहाँ के सीएमओ को, जो कभी आते नहीं हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएमओ 2 नगर पालिका पेंड्रा गौरेला और मरवाही का प्रभारी है, कभी आते जाते हैं नहीं। और निश्चित तौर पर इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बिल्कुल कदापि मैं कहूँगा सही नहीं है। लगभग 4 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जो हैं वो हो चुके हैं और उनका भुगतान जारी है। और ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो 4 रुपए का भी जो सुविधा है वो आम जनता को नहीं प्राप्त हो रहा है। चाहे वो आप सड़क देख लीजिए, पिछले वर्ष बनी थी और 2 दिन में वो बह गई, आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। यात्री प्रतीक्षालय के लिए हमारे माननीय विधायक जी द्वारा जो है राशि आवंटित कर दी गई है और स्वीकृति भी हो चुकी है, तब भी जो है नगर पंचायत जो है नहीं पता किन कारणोंवश जो है यात्री प्रतीक्षालय की सुविधा को नहीं बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में नगर पंचायतों को बेहतर विकास करने का कितना भी बड़ा दावा करें, पर इसकी जमीनी हकीकत नगर पंचायत मरवाही की बात करें तो अपनी अलग ही कहानी बयान कर रही है। आपको मैं बता दूं कि नगर पंचायत मरवाही में चारों तरफ गंदगी का आलम मचा हुआ है। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ यात्री प्रतीक्षालय काफ़ी लंबे समय से बंद है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ की नालियाँ खुली बंद पड़ी हैं, जिसके कारण आए दिन लोग यहाँ दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि कटघोरा के बाद अब मरवाही में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का दरारें पड़ना कहीं न कहीं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सक्षम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कौन सी ठोस कार्रवाई होती है। गौरेला पेंड्रा मरवाही से न्यूज इंडिया 24/7 के लिए मैं प्रयास केवर। और वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बरासी गांव में डीएफएम मद से बन रहा मिडिल स्कूल भवन 2 साल से अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में अनियमितता हुई और कामकाज के बावजूद ज्यादा भुगतान निकाला गया। भवन नहीं बनने से बच्चे
बरामदे में, पेड़ की छांव में और दूसरे स्कूल के कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं। तो वहीं मामले की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जल्द ही निर्माण शुरू कराने और जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। जी, इसमें सुनने में आया है कि 8 लाख रुपए निकाला गया है। भवन अभी तक नहीं बना, नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी आए थे? अभी तो जानकारी के अनुसार नहीं आया है कोई। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग बन जाए। सचिव नहीं देख रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी ये मंच में बैठाते हैं, ये मंच टूटने वाला है और सरपंच तो आता नहीं है कि इधर देख लें बच्चे के स्कूल है का है। आएंगे कभी तो बोलेंगे, तो दूसरे बात बोलेंगे हो जाएगा, इसके बाद नहीं आते हैं। ना कोई अधिकारी आते हैं इसमें देखने के लिए। कितने दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है निर्माण? 2 साल से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के कितना भी प्रयास करें, पर इसकी जमीनी हकीकत छत्तीसगढ़ के चर्चित और ऐतिहासिक विधानसभा सीट मरवाही की बात करें तो अपनी अलग ही कहानी बयां कर रही है। आपको मैं बता दूं कि पूर्व माध्यमिक शाला परासी में डीएमएफ फंड से 19 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 2 साल बाद भी यहाँ सिर्फ 2 लाख रुपए का ही काम हुआ है। वहीं लोगों का आरोप है यहाँ सरपंच सचिव मिलकर 8 लाख रुपए का यहाँ बंदर बाट किया गया है, जिसको लेकर यहाँ लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रहा है। वहीं आप देखने वाली बात होगी कि सक्षम जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला परासी के स्कूल में कौन सी ठोस कार्रवाई की जाती है। गौरेला पेंडा मरवाही के लिए न्यूज इंडिया के लिए मैं प्रयास केवर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज इंडिया। आपकी आवाज है।